हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि यह लोकसभा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाल में होने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया और ऑल स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम जितने भी हैं और वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं, इन सभी के लिए यह घटना चक्र का क्वेश्चन आंसर सेशन महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो आप लोग इसे देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समरी देख लेते हैं इसकी। समरी में क्या है, समरी में देखेंगे संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है, ठीक है। संसद के 3 पार्ट होते हैं जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। संसद के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के जो 3 अंग हैं, इन्हीं तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन होगा और लोकसभा निम्न सदन होगा। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी, ठीक है। वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो 8 यूनियन टेरिटरी से जो है कुल 20 व्यक्ति संघराज क्षेत्र से चुने जा सकते हैं, ठीक है। और 530 जो है ये राज्यों से चुने जा सकते हैं, ठीक है। तो यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत क्या किया जाता है, उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी, ठीक है। इस संबंध में संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित थी। संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है। मतलब जो लोकसभा में जो दो सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता था, ठीक है, तो उसको जो है 25 जनवरी 2020 तक था, इससे आगे बढ़ाया नहीं गया, ठीक। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, ठीक है। कौन से वर्ष की जनगणना पर आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्माण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है, ठीक है। तो लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, ठीक। 5 वर्ष से पहले भी वो कभी भी विघटित कर सकता है लोकसभा को। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। मतलब विधि द्वारा जो है उपबंध करके किसी भी संसद के सत्र को मतलब 1 वर्ष जब आपात उपबंध हो तो उस टाइम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा, ठीक है। 6 माह से अधिक अवधि नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जा सकता है।
लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है। अब पूछा भी जा सकता है लोकसभा का स्थगन कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है और स्थगन कौन करता है, अध्यक्ष करता है। ध्यान रखिएगा, स्थगन अध्यक्ष करता है, सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है और अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को सौंपता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को किस तरह से हटाया जा सकता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 ग कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने पर के संकल्प पर अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमता मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। ठीक है, मत तो दे सकता है लेकिन जो है अगर मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत जो अधिकार होता है अध्यक्ष का तो वो नहीं अब दे पाएगा। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमता मत नहीं देते तथा वे अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 101 में उल्लेख किया गया है इसका। ठीक है, कि अगर दोनों पक्ष के मतदान बराबर होते हैं तो निर्णायक मत के लिए लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। ठीक, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक हैं। ठीक, अनुच्छेद 103 सबसेट 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र 48 और पश्चिम बंगाल 42 का स्थान है। ठीक है, मतलब यह भी मिलान के लिए दे सकता है कि लोकसभा में जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र से 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं। ठीक है, वर्तमान में अक्टूबर 2020 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितना है, 77 लाख रुपए तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 30 लाख रुपए कर दी गई है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को, और गणेश वसुदेव मावलंकर जो हैं प्रथम अध्यक्ष बने थे। 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंतशयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन बने थे? एम अनंतशयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। वर्ष 1954 में JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसद द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ठीक है,
ये भी पूछा जा सकता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। तो चलिए प्रश्न को उसका प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम सीमा है तो 25 वर्ष है। ठीक है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया है। ठीक है। और न्यूनतम राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये संसद सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष। ठीक। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण सेशन भी है। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो सही है। और दूसरा क्या कह रहा है? निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। और निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन सी गलत है, इसलिए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची को तैयार कराने का कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और विधानमंडल के जो भी चुनाव होते हैं उनके लिए मतदाता सूची जो तैयार कराई जाती है वो किसके द्वारा कराई जाती है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत। ठीक है। अगला है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विदेशी भी रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कर देगा, तो ये बात गलत है। ठीक। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग निवास करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम लोकसभा के निर्वाचन के लिए खड़ा कर देंगे। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है, तो ये बात सही है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो ये भी गलत बात है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघराज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्तशासित जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना तथा उसी स्वायत्तशासित जिले संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना आवश्यक है, जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की असम के जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र से, ठीक है, केवल सिक्किम के लिए बात लागू है कि सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 2003 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब जरूरी नहीं है कि वह वहाँ से हो या सिक्किम से हो या कहीं से भी हो, अब भर सकता है। ठीक, अगला है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं, तो जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्यों
संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसा रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। अनुच्छेद 81(2) का एवं खा इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचनों में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर 2 प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है, विभिन्न राज्यों में और खा एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। ठीक है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना किस जनगणना के आधार पर हुआ? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 के लिए थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो 1971 की जनगणना पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो 2026 तक यथावत रहेगी। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है। तो संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो सही है 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना अर्थात वर्ष 2031 ही होगा। ठीक है। इसका आंसर जो होगा 2031 होगा। 2031 ही होगा इसका आंसर। ठीक है। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा देख लेते हैं इसको। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 81(3) एवं अनुच्छेद 82(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना अर्थात वर्ष 2031 जबकि 17वीं जनगणना होगी सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए तब वर्ष 1971 की जनगणना की आधार होगी। ठीक है। अगला है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है कब तक है? 2026 तक। ठीक। अगला है भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या हो सकती है इनमें से कोई नहीं। अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है जबकि 550 हो सकती है। ठीक है। लेकिन अभी हैं कितने? वर्तमान में 545 सदस्य हैं। तो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या मैं 550 बताया था, इसमें 552 है। ठीक है। मतलब 2 जो है एंग्लो इंडियन भी है। तो 500 मैं एंग्लो इंडियन को हटा के बताया था 550। ठीक है। तो 550 + 2। ठीक। तो 2 जो है ये एंग्लो इंडियन होंगे। ठीक है। 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी। अनुच्छेद 81, 331 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है और तदनुसार अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई है? 550 हो गई है। ठीक है। तो यही मैं बताया था। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां। ठीक है। 7वां और 31वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 7वें संविधान संशोधन
7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्रों के से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 कुल 520 निर्धारित की गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः 525, 20, 45 निर्धारित की गई है। 14वें संशोधन अधिनियम 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 25 किया गया था, जिसे 31वें संविधान संशोधन पुनः 20 कर दिया गया। तत्पश्चात गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़ाकर 550, 530 से अनधिक राज्यों से तथा 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित की गई है। ठीक है, अगला है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो 31वें संविधान संशोधन ने। ठीक है, अगला है 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा। ठीक है, लोकसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई अनुच्छेद 81 में संशोधन के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से तथा 20 से अधिक सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनयन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। वर्तमान 5 प्रत्याशित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं। ठीक है, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1 हैं। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की इसमें सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली के। ठीक है, दिल्ली के इसको याद रख लीजिएगा। जो लोकसभा में जो सीटें हैं वो दिल्ली से 7 सीटें हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव को 1 कर दिया गया मिला के, तो इन दोनों की 2 सीटें हो गई हैं और जम्मू कश्मीर से 5 सीटें हैं। ठीक, तो दिल्ली और दादरा नागर हवेली तथा दमन दीव में 2 सीटें और जम्मू कश्मीर में 5 सीटें, इनको याद रख लीजिएगा। बाकी जो बचे 5 केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें सब में 1-1 हैं। ठीक, लोकसभा सीटें। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो वर्तमान सदस्य संख्या है 400। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 444। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है केंद्र शासित प्रदेशों से, जैसा कि अभी हमने बताया। ठीक है, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो कितने थे? 530। अगला है आम चुनाव 2009 के कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 530 राज्यों से थे तथा 13 संघराज्य क्षेत्रों से थे। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघराज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के बाद वर्तमान में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से तथा 19 संघराज्य क्षेत्रों से हैं। ठीक है, 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से तथा 19 संघराज्य क्षेत्रों से वर्तमान में हैं। ठीक है, अगला है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें जो है आरक्षित है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। संविधान के अनुच्छेद 81 31वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 81 31वें संविधान संशोधन 1973 गोवा, दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 केंद्र शासित सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। और वर्तमान में संघराज्य क्षेत्रों की जो लोकसभा सीटों की निर्धारित संख्या कितनी है? 19
19 है, ठीक है। दिल्ली से 7 है और अंडमान निकोबार 1 है, मतलब दादर नगर हवेली तथा दमन दीव से 2 हैं और जम्मू कश्मीर से 5 हैं। तो 5 ये हो गए, दिल्ली से 7 हो गए, 12 हो गए और दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव से 2 हो गए, तो 12 2 14 हो गए। बाकी 5 राज्यों से 1 हैं, ठीक है। तो 14 5 19 हो गए। तो इसको याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एक के उपखंड के तहत लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। वहीं अनुच्छेद 330 एक उपखंड ख में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, उपखंड ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो केरल तथा तमिलनाडु में, ठीक है। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।